हर कहानी की एक शुरुआत होती है, लेकिन कुछ कहानियों का अंत नहीं होता। कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो माफ़ नहीं की जाती, बस सज़ा दी जाती है। ये कहानी स्कूल से भागे दोस्तों की नहीं है। ये कहानी है उस दरवाज़े की जो कभी खोला नहीं जाना चाहिए था। उस कमरे की जहाँ दीवारें चुप थीं लेकिन देख रही थी, और उस काले निशान की जो एक बार दिख जाए तो ज़िंदगी से कभी नहीं मिटता। ये कहानी ब्लैक क्रॉस की है, जहाँ एक गलती ने 5 जिंदगियों को हमेशा के लिए अंधेरे में ढकेल दिया। ये कहानी उन दोस्तों की है जो एक दिन सिर्फ मज़े के लिए स्कूल से भागे थे, लेकिन उस एक दिन ने उनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। कुछ हफ्ते पहले स्कूल के कुछ लड़के अचानक मर गए, कुछ पागल हो गए। डॉक्टरों ने कहा मानसिक बीमारी है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो किसी चीज़ के कब्ज़े में आ गए थे। स्कूल में 5 दोस्त थे, डैनी, मीच, एरिक, ह्यू और एक और लड़का जो आज यह कहानी सुना रहा है। पढ़ाई में किसी की दिलचस्पी नहीं थी। अक्सर क्लास छोड़कर इधर उधर घूमते रहते। न टीचर को शक हुआ न घर वालों को। एक दिन डैनी और मीच एक अफवाह लेकर आए। स्कूल के पास ही एक पुराना घर था। कहा जाता था उस घर के मालिक ने वहाँ अपनी जान ले ली थी। उसकी पत्नी और बच्चे इतना डर गए कि घर छोड़कर चले गए। तब से वो घर खाली पड़ा था। सुनते ही सबका दिमाग वहीं अटक गया। अगले दिन लंच के बाद 5 स्कूल से चुपचाप निकल गए और उस घर की तरफ चल पड़े। घर बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता था। कोई टूटी खिड़की नहीं, कोई डरावनी आवाज़ नहीं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वहाँ कुछ गलत हुआ होगा। डैनी और मीच सबसे पहले अंदर गए, बाकी पीछे पीछे। नीचे किचन था, खाली अलमारियाँ। ऊपर कमरे थे, लेकिन फर्नीचर गायब था। तभी एरिक की नज़र हॉल के आखिर में पड़ी। दीवार के ऊपर 2 छोटी खिड़कियाँ थी। पीछे एक कमरा दिख रहा था, लेकिन वहाँ जाने का कोई दरवाज़ा नहीं था। एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर सब किसी तरह उस खिड़की से अंदर घुस गए। कमरे में घुसते ही सड़ी सी बदबू आई। दीवारों पर उखड़ा हुआ वॉलपेपर, कोने में एक टेबल पर एक काला डब्बा, और उसके ऊपर दीवार पर टंगा हुआ एक बड़ा सा काला क्रॉस। डेस्क, डब्बा, क्रॉस, सब कुछ पूरी तरह काला रंगा हुआ था। डैनी ने कहा, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। मीच दीवार से वॉलपेपर नोच रहा था। चलो यार, यहाँ से चलते हैं। लेकिन डैनी ने डिब्बे का ढक्कन खोल दिया। उसी पल कहानी सुनाने वाले लड़के की नज़र फर्श पर गई। फर्श पर एक निशान बना था, 5 कोनों वाला तारा, जिसके चारों ओर एक गोला था। वो निशान एक पेंटाग्राम था। मीच ने जैसे ही पूरा वॉलपेपर हटाया, दीवार के पीछे उल्टे क्रॉस बने हुए दिखे। डैनी ने डिब्बे में से एक गोल्डन कलर का कप निकला। उसमें लाल रंग का कुछ लिक्विड सा था। ये क्या है? उसकी आवाज़ कांप रही थी। अचानक दीवार पर टंगा काला क्रॉस जल उठा। कमरे में चीख पुकार मच गई। डैनी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसकी आंखें अजीब तरह से पलटने लगी। वह अजीब आवाज़ें निकालने लगा। मीच घबराकर खिड़की से बाहर निकल गया। बाकी भी किसी तरह बाहर कूदे, लेकिन एरिक पीछे रह गया। वो चीख रहा था, मेरी टांग कोई पकड़ रहा है। सब ने उसे खींचने की कोशिश की। अंदर से डैनी की आवाज़ आ रही थी, जानवर जैसी। आखिरकार एरिक बाहर गिर पड़ा। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। एम्बुलेंस और पुलिस आई। डैनी को ज़बरदस्ती उस कमरे से निकाला गया। उसके बाद डैनी कभी किसी ने नहीं देखा। कुछ दिनों बाद खबर आई कि एरिक की अचानक मौत हो गई। डॉक्टर कोई वजह नहीं बता पाए। धीरे धीरे सब बिखर गया।
गर्मी की छुट्टियों में कहानी सुनाने वाले लड़के को मीच की बहन मिली। वो रो रही थी। मीच की मौत हो चुकी थी और ह्यू अपनी सुध-बुध खो चुका था। अब सिर्फ वही लड़का बचा था। कुछ दिनों बाद वो खुद बीमार पड़ गया। तेज़ बुखार, अजीब सपने। एक रात उसने सपने में डैनी को देखा। जला हुआ चेहरा, सफ़ेद आंखें। डैनी ने फुसफुसा कर कहा, तू आखिरी है, हम सबको याद रखने वाला आखिरी। तुझे भी हमारे पास आना होगा। लड़के ने कांपते हुए पूछा, तुम कहाँ हो? डैनी हंसा, तू जानता है हम नरक में हैं। उस रात के बाद वो लड़का पहले जैसा नहीं रहा। डैनी अब सिर्फ सपनों में नहीं आता था, दिन के उजाले में भी। वो जब कमरा बिल्कुल शांत होता तो उसे लगता जैसे कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो, तू आखिरी है। कभी कभी वो आईने में खुद को देखता तो उसकी परछाई उसके एक पल देर से हिलती। बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। नींद आती ही उसकी छाती पर जैसे कोई अदृश्य बोझ बैठ जाता। सांस लेना मुश्किल हो जाता। डॉक्टरों को कुछ नहीं मिला, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। लेकिन एक दिन उसकी दादी ने उसकी आंखों में देखा और उनका चेहरा बिल्कुल सख्त हो गया। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, ये बीमारी नहीं, इसके पीछे कुछ है। उसी रात दादी उसे शहर से दूर एक पुराने चर्च ले गई। वहाँ एक बुज़ुर्ग प्रीस्ट रहते थे। उनकी आंखें थकी हुई थी, जैसे उन्होंने बहुत कुछ झेला हो। प्रीस्ट ने लड़के की तरफ देखा और बस एक ही बात कही, ये अकेला नहीं है। जब लड़के ने उस घर का जिक्र किया और ब्लैक क्रॉस का नाम लिया तो प्रीस्ट की उंगलियां अपने आप क्रॉस पर कस गई। उन्होंने कहा, वो जगह एक दरवाज़ा है और यह लड़का उसे खोल कर लौट आया है। उस रात एक रस्म शुरू हुई। कमरे में मोमबत्तियाँ जली, दीवारों पर प्रार्थनाएं लिखी गई। लड़के के हाथ में एक पुराना क्रॉस पकड़ा दिया गया। प्रीस्ट ने चेतावनी दी, जो भी आवाज़ सुने उसका जवाब नहीं देना, चाहे आवाज़ कितनी भी जानी पहचानी क्यों न लगे। आधी रात के बाद लड़के का शरीर ठंडा पड़ने लगा। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसे सब दिख रहा था। कमरे के कोने में कोई खड़ा था। धीरे धीरे वो आकृति पास आई। वही आवाज़ डैनी की, हम सब साथ हैं, तू भी हमारा है। लड़के के होठ अपने आप हिलने लगे। उसकी हंसी कमरे में गूंजने लगी। प्रीस्ट ने ज़ोर से प्रार्थना पढ़नी शुरू की। मोमबत्तियाँ भी हिलने लगी। हवा बहुत तेज़ हो गई। तभी प्रीस्ट बोले, इसे बचाने का एक ही रास्ता है। इसे उस जगह से नाता तोड़ना होगा जहाँ से यह सब शुरू हुआ था। अगली सुबह वो उस पुराने घर के सामने खड़े थे। वही घर, वही खामोशी। लेकिन इस बार लड़का अंदर नहीं गया। प्रीस्ट ने घर की तरफ मुँह करके आखिरी बार प्रार्थना पढ़ी और कहा, जो भी इसके पीछे आया था उसे यहीं रोका जाता है। उस पल हवा अचानक शांत हो गई। लड़के का बुखार उतर गया। आवाज़ बंद हो गई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। सालों बाद वो लड़का अब एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था। डरावने सपने ख़त्म हो चुके थे। डैनी की आवाज़ भी नहीं आती थी। उसे पूरा भरोसा हो गया था कि प्रीस्ट ने जो किया वो काम कर गया। आज वही लड़का ये कहानी सुना रहा था। लेकिन कहानी ख़त्म होने से पहले उसे एक बात याद आई। उस रात जब प्रीस्ट आखिरी प्रार्थना पढ़ रहे थे, उन्होंने एक बात कही थी जो उस समय किसी ने ध्यान नहीं दी। उन्होंने कहा था, यह सब ख़त्म नहीं हुआ है, यह बस अपनी जगह बदल रहा है। लड़के को अब समझ आया, उस घर में जो चीज़ थी वो किसी एक को नहीं चाहती थी। उसे गवाह चाहिए था, कोई ऐसा
जो ज़िंदा बचे और कहानी सुनाए, क्योंकि डर तभी ज़िंदा रहता है जब कोई उसे याद रखे। और तभी लड़के ने महसूस किया पिछले कुछ दिनों से, जब भी वो यह कहानी किसी को सुनाता था, सामने वाले की आंखों में एक पल के लिए वही काला साया दिखता था, वही खालीपन। उसी पल उसे सच्चाई समझ आ गई। ब्लैक क्रॉस ने उसे नहीं छोड़ा था, ब्लैक क्रॉस ने उसे चुन लिया था। जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे। गौरव तिवारी, जो अंधेरे को ढूंढने गया और लौट कर नहीं आया। रात के 2 बज रहे थे। दिल्ली सो रही थी, सड़कें खाली थी और एक फ्लैट के बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था। अंदर एक आदमी ज़मीन पर पड़ा था। उसकी बॉडी ठंडी हो रही थी और उसके गले पर एक पतली सी काली लाइन थी। ये कोई आम आदमी नहीं था, ये था गौरव तिवारी, इंडिया का पहला पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। वो आदमी जो कहता था भूत कम होते हैं, डर ज़्यादा। पर उस रात डर जीत गया। गौरव तिवारी कोई बाबा, तांत्रिक या यूट्यूब घोस्ट हंटर नहीं था। वो साइंस मानता था, प्रूफ मानता था, इक्विपमेंट मानता था। Born in Patna, later trained as commercial pilot in Florida, पर ज़िंदगी का रास्ता तब बदला जब अमेरिका में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसकी ट्रेनिंग भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। उसके फ्लैट में रात को फुटस्टेप्स, बिना हवा के दरवाज़ा हिलना और कभी कभी किसी के नाम लेना भी होता था। उसने भागने के बजाय उस चीज़ का पीछा करना शुरू किया और वही उसकी सबसे बड़ी गलती बननी थी। इंडिया में लोग जब भूत बोलते थे तो या तो मजाक होता था या अंधा विश्वास। गौरव ने बीच का रास्ता चुना। उसने बनाई इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, IPS। गोल सिंपल था, डरने से पहले समझने की कोशिश। उसने इन्वेस्टिगेट किया अबैंडन्ड हॉस्पिटल्स, कर्स्ड फोर्ट्स, सुसाइड स्पॉट्स और ऐसे घर जहाँ रहने वाले लोग कह रहे थे यहाँ कुछ तो है। 6000 से ज़्यादा केसेस, हर जगह एक ही रूल, अकेले नहीं जाना। पर अंधेरा रूल्स फॉलो नहीं करता। भानगढ़ फोर्ट, मुकेश मिल्स, अबंडन्ड अजाइलम्स, शमशान के पास के घर। गौरव रात को जाता था, लाइट्स बंद, कैमराज ऑन, साइलेंस को रिकॉर्ड करता था और कई बार साइलेंस वापस रिकॉर्ड नहीं होती थी। कभी EVP में विस्पर, शैडो जो कैमरा के सामने से गुजरी, कभी EMF स्पाइक बिना रीज़न। और सबसे डेंजरस चीज़, कुछ जगह पर गौरव ने खुद माना कि यहाँ लॉजिक वीक पड़ जाता है। लोग जो उसके साथ काम करते थे उन्होंने बाद में बताया गौरव ज़्यादा चुप रहने लगा था। रात को सोने में दिक्कत होती थी। अक्सर बोलता था, कुछ चीज़ें अटैच हो जाती हैं। एक बार उसने कहा, हर इन्वेस्टिगेशन के बाद सब वापस नहीं जाता, कुछ रह भी जाता है। ये बात उसने मजाक में नहीं बोली थी। अपनी माँ से सिर्फ 1 महीना पहले गौरव ने कहा था, मुझे लगता है जैसे कोई नेगेटिव चीज़ मुझे खींच रही है। उस वक्त किसी ने सीरियसली नहीं लिया क्योंकि गौरव हमेशा स्ट्रॉन्ग दिखता था। पर जो लोग अंधेरे को रोज़ देखते हैं वो धीरे धीरे उसका हिस्सा बन जाते हैं। 7 जुलाई 2016, द्वारका, दिल्ली। बाथरूम का दरवाज़ा बंद, अंदर कोई आवाज़ नहीं। टूटने के बाद जो मिला उसका जवाब आज तक क्लियर नहीं था। पुलिस ने कहा केस क्लोज्ड, पर सवाल आज भी जिंदा है। गले पर वो निशान क्या था? क्या स्ट्रेस था या कुछ और? क्या जो चीज़ें वो सालों से देख रहा था उसी ने ऐसा किया था? उन्होंने उसे वापस चेस किया था। अभी तो हमने सिर्फ आदमी को जाना है, अब हम जानते हैं
कि गौरव तिवारी की एक हॉन्टेड जगह जहाँ उसने चीज़ें एक्सप्लोर की थी। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ जाने के बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता, और गौरव वहाँ गया था। भानगढ़ फोर्ट, राजस्थान का भानगढ़ फोर्ट गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बोला सूर्यास्त के बाद प्रवेश मना है। सोचो, इंडिया में हजारों पुराने किले हैं, पर सिर्फ एक ऐसा जहाँ लोग खुद डर मानता है। गौरव ने जब यहाँ इन्वेस्टिगेट करने का प्लान बताया तो उसकी टीम ने सीधा सवाल पूछा। रात को गौरव ने सिर्फ एक लाइन बोली, हाँ, तभी तो हमें सच दिखेगा। रात का समय हो गया था। टॉर्च की हल्की रोशनी, कैमरा रोलिंग, हवा बिल्कुल बंद। भानगढ़ के अंदर घुसते ही सबसे पहली चीज़ जो फील हुई थी वो था प्रेशर। ऐसा लगता था जैसे हवा भारी हो, सांस लेने में थोड़ा एफर्ट और दिमाग बिन बात अलर्ट। ईएमएफ मीटर नॉर्मल था, सब कुछ ठीक, और फिर क्लिक, मीटर स्पाइक, बिना किसी इलेक्ट्रिक सोर्स के, बिना किसी मूवमेंट के। गौरव ने कामली बोला, मार्क दिस टाइम, पर उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई थी। कैमरा के माइक पे एक साउंड आई, थप थप। टीम ने पूछा, कौन चल रहा है, कोई है यहाँ? जवाब, कोई नहीं। कैमरा नाइट विजन पे था। ओपन कॉरिडोर, कोई जानवर नहीं, कोई हवा नहीं। गौरव ने वही बोला जो वो हर इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे बोलता था, आई एम गौरव तिवारी, आई गिव पीस। फुटस्टेप्स रुक गए, पर एक और आवाज़, जैसे किसी ने धीरे से बोला हो, जाओ। क्लियर नहीं था, पर साइलेंस के बीच बहुत क्लियर था। उस रात एक चीज़ अलग थी। गौरव नॉर्मली एक्सप्लेन करता था, जोक्स भी करता था, पर भानगढ़ में वो कम बोल रहा था। एक जगह पर उसने कैमरा बंद करने को कहा। टीम ने पूछा, क्या हुआ? उसने सिर्फ इतना बोला, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। जैसे गौरव ने कुछ महसूस कर लिया हो। ये वही गौरव था जो लोगों से कहता था घोस्ट ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, पर यहाँ उसने आर्ग्यूमेंट नहीं किया। वो कहता था नॉलेज कैंसल्स फियर। एक और केस जो काफ़ी फेमस हुआ, मुकेश मिल्स, मुंबई। एक अबंडेंट टेक्सटाइल मिल, एक्टर्स, क्रूज, गार्ड्स, सब ने यहाँ पोजेशन लाइक एक्सपीरियंस रिपोर्ट किया है। गौरव ने कहा, ये जगह अटेंशन लेती है। जैसे ही टीम अंदर गई, सबसे पहले टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, कैमरा लेंस पर फॉग आ गया, और एक टीम मेंबर ने सडनली बोला, मुझे लग रहा है कोई बिल्कुल पास खड़ा हो, पर कोई नहीं था। गौरव ने ईवीपी रिकॉर्ड ऑन किया, सवाल पूछा, अगर कोई यहाँ है तो अपना प्रेजेंस दिखाओ। अब गौरव तिवारी, आई गिव पीस। कुछ सेकंड्स साइलेंस, फिर रिकॉर्डिंग में आई एक आवाज़, बहुत धीमी पर वर्ड्स क्लियर, मत रहो। टीम ने तुरंत सेशन एंड किया। गौरव ने बाद में कहा, ऐसी जगह पर ज़्यादा सवाल पूछना डेंजरस होता है। इन इन्वेस्टिगेशंस के बाद कुछ टीम मेंबर्स को नाइटमेयर्स, किसी को एक्सट्रीम एंग्जाइटी, किसी ने पैरानॉर्मल काम छोड़ दिया, और गौरव वो और ज़्यादा अंदर की तरफ चुप होता गया। उसने एक इंटरव्यू में कहा, सब चीज़ें कैमरा पे नहीं आती, कुछ चीज़ें इन्वेस्टिगेटर के साथ घर चली जाती है। उसका मानना ये था कि नॉलेज कैंसल्स फियर, बट एक इन्वेस्टिगेशन के बाद वो इतना अनईजी फील करने लगा कि उसने कहा, नॉलेज क्रिएट्स फियर। उसने एग्जाम्पल दिया कि अगर हम किसी को इस बात की इन्फॉर्मेशन दें कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, तो ये उसके फियर को और बढ़ाएगा,
ना कि घटाएगा। एक क्लोज फ्रेंड ने बाद में बोला, गौरव के साथ जाने के बाद लगता था जैसे वो हमेशा किसी चीज़ को सुन रहा हो, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। कुछ कहानियों का एंड लाउड नहीं होता, कोई जंप स्केयर नहीं, कोई स्क्रीम नहीं, बस अचानक से आवाज़ बंद हो जाती है और लोग बाद में पूछते हैं, आखिरी बार उसने क्या कहा था। गौरव ने पब्लिक में ज़्यादा बात नहीं की किसी केसेस के बारे में, पर उसने क्लोज लोगों ने नोटिस किया वो रात को ज़्यादा जगता था, कभी कभी बिना वजह रूम की लाइट्स ऑन रखता, फ़ोन पे कॉल्स कम, साइलेंस ज़्यादा। एक बार उसने कहा, सब जगह सेम नहीं होती, कुछ ज़्यादा छोड़ कर भी छोड़ती नहीं। ये लाइन उसने कैजुअली नहीं बोली थी। आखिर क्या था जो गौरव को इतना परेशान कर रहा था? एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने एक ऐसे फ्लैट को नोटिस किया जहां न्यूली वेड ब्राइड ने सुसाइड कर लिया था। उस ब्राइड का स्पिरिट स्टेयर्स पे बैठा गौरव का इंतज़ार कर रहा था। उसने गौरव को एक चिट दी। उस चिट में उसके मरने की तारीख लिखी थी। गौरव ने ये बात किसी को नहीं बताई। उसकी एक पुरानी डायरी में उसकी डेथ के बाद उसकी माँ को वो चिट मिली। उस पे लिखा था 6 जुलाई 2016। आखिर वो कौन था या क्या था जिसने गौरव को मारा? अकॉर्डिंग टू द मूवी भय, द अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ गौरव तिवारी, गौरव का वन ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जहाँ उसे एक हॉस्टल के रूम को इन्वेस्टिगेट करना था जहाँ एक लड़का मरते मरते बचा, वहाँ की स्पिरिट उसके साथ अटैच हो गई थी। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ट्रैकिंग पे गया था। वहाँ उन्हें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पौधा दिखा जिसे वो घर ले आए और उसके साथ साथ उस स्पिरिट वो भी घर आ गया। गौरव ने उस स्पिरिट को वहाँ से हटाया और उस पौधे को वापस जा कर के उसी जगह प्लांट कर दिया। वो जानता था कि वो आत्मा उस पौधे को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। कुछ सालों में वो पौधा पेड़ बन गया और जब गौरव की मृत्यु हो गई, उसके बाद उसके दोस्तों ने, उसके टीम मेंबर्स ने पता लगाने की कोशिश की। तब उन्हें जाके पता लगा कि उस पेड़ को किसी ने काट दिया था। वो पेड़ अब नहीं बचा और जो आत्मा जो उससे अटैच थी वो भी अब नहीं रही। वो शैतान की आत्मा थी और उसे उस पेड़ से बांधा गया था जो अब आज़ाद हो चुकी थी। आगे क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं है क्योंकि ये एक मिस्ट्री बन के रह गया था। जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे? रोहित और मेघना अरोड़ा की शादी को लगभग 5 साल हो चुके थे। वो एक बड़े महंगे घर में रहते थे। ना पुराना ना कोई एंसेस्ट्रल फील, बस एक शांत सा घर। ऐसा घर जहाँ आवाज़ भी संभल कर चलती हो। रोहित एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, शांत, सुलझा हुआ, हमेशा कंट्रोल में रहने वाला। मेघना सॉफ्ट, एलिगेंट और काफ़ी ऑब्जर्वेंट। वो ज़्यादा सवाल नहीं करती थी, लेकिन जब करती थी तो सीधा दिल तक पहुंच जाते थे। उस दिन रोहित ऑफिस गया हुआ था। मेघना ने सोचा बेसमेंट साफ कर लेती हूँ। बेसमेंट कोई डरावनी जगह नहीं थी, बस कुछ अनयूज्ड फर्नीचर, सील्ड कार्टून्स और एक अजीब सी ठंडी हवा। जैसे ही वो नीचे उतरी उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने इस फीलिंग को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। एक पुरानी शेल्फ के पीछे उसे एक एल्बम मिला। ब्राउन लेदर का कवर था,
पूरा डस्ट से भरा हुआ। उस पर कहीं भी कोई नाम नहीं लिखा था। मेघना ने धीरे से एल्बम खोला। पहला पेज, फोटो में रोहित था और उसके साथ कोई और लड़की। मेघना एकदम रुक गई। दूसरा पेज, फिर से रोहित और वही लड़की। हर फोटो में लड़की का चेहरा बुरी तरीके से स्क्रैच हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझ के किया हो। कभी उंगलियों से, कभी किसी चीज से। ऐसा नहीं लग रहा था कैसे किसी बच्चे ने मजाक में किया हो। ये जानबूझकर किया गया था, गुस्से में, डर में, दर्द में। मेघना के हाथ हल्के से कांपे। पेज के बाद पेज, शादी के फंक्शंस, मुस्कुराते हुए चेहरे, वेकेशंस, हर जगह लड़की का चेहरा मिटा दिया गया था, सिर्फ एक फोटो छोड़कर। एक अकेली फोटो जिसमें लड़की का चेहरा बिल्कुल साफ था। उस फोटो के नीचे एक नाम लिखा था, पल्लवी। मेघना का गला सूख गया। तभी बेसमेंट की लाइट हल्की सी फिकर हुई और उसने पीछे से एक आवाज़ सुनी, तुम यहाँ क्या ढूंढ रही हो? मेघना ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहाँ कोई नहीं था। बेसमेंट के एक कोने में एक कमरा था जो मेघना ने पहली बार नोटिस किया। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और अंदर से जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। जैसे ही मेघना ने उस कमरे के अंदर जाने का सोचा और कदम रखा, हवा भारी सी हो गई। वॉल्स बिल्कुल साफ थी, कोई फर्नीचर नहीं था, बस एक चीज़, एक मिरर। मिरर के सामने वही एल्बम रखा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझ के वहां रख दिया हो। मेघना ने जैसे ही एल्बम उठाया, उसी पल एक तेज चक्कर आया। उसने मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखा, लेकिन आंखों में कुछ और था। ठंडी सी नजर, जैसे कोई और उसके अंदर से देख रहा हो। उस पर घर में रेखा, रोहित की माँ, अचानक घबरा गई। उसका हाथ पूजा के दिए पर रुक गया। वो नीचे तो नहीं गई? उसने तनीषा से पूछा। तनीषा, रोहित की छोटी बहन, चुप हो गई। उसकी आंखों में पुरानी यादें उभर आई। रात होने से पहले मेघना ऊपर आ गई। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, बस वो कुछ ज़्यादा ही शांत थी। उस रात रोहित ने महसूस किया, मेघना उसे देख रही थी, बिना पलके झपकाए, बिना कुछ बोले। तुम ठीक तो हो? रोहित ने पूछा। मेघना ने मुस्कुराया, लेकिन आवाज़ उसकी नहीं थी। तुमने मुझे पहचाना नहीं, रोहित? उस रात के बाद चीज़ें बदलने लगी। मेघना को ऐसी बातें याद आने लगी जो कभी उसने सुनी ही नहीं थी। वो रोहित को उन नामों से बुलाने लगी जो सिर्फ पल्लवी यूज़ करती थी। कभी कभी वो रेखा के सामने चुपचाप खड़ी रहती, जैसे उसे कुछ याद दिलाना चाहती हो। और तनीषा, एक रात तनीषा ने देखा मेघना मिरर के सामने खड़ी थी और मिरर में मेघना नहीं, पल्लवी थी। तब धीरे धीरे सच सामने आया। रोहित की पहली शादी हुई थी पल्लवी से। फैमिली ने इस शादी को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। पल्लवी को इग्नोर किया, उसकी आवाज़ दबाई गई और एक दिन वो घर से चली गई, कभी वापस नहीं आई, या शायद कभी गई ही नहीं थी। पंडित वरुण को बुलाया गया। उन्होंने बेसमेंट देखा, एल्बम उठाया और सिर्फ एक बात कही, इस घर ने उसका सच कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। रिचुअल के दौरान मेघना चीखी नहीं, न चिल्लाई, बस रोती रही। ऐसी रोती हुई जैसे सालों से कोई उसकी बात सुनने वाला ही नहीं था। मेघना सिर्फ एक चीज चाहती थी, सच। रोहित ने सबके सामने अपनी गलती मान ली।
रेखा ने आंखें झुका ली। आखिरी पल में पल्लवी ने मेघना को छोड़ दिया। मिरर टूट गया। बेसमेंट बिल्कुल शांत हो गया। मेघना बच गई, लेकिन घर कभी पहले जैसा नहीं हो पाया। एल्बम अब भी वही है, बंद। और कभी कभी जब घर बिल्कुल चुप होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई धीरे से कह रहा हो, अब अब मुझे याद रखा जाएगा। रात का वक्त था। घर बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि घड़ी की टिक टिक भी कानों में चुभने लगी थी। राघव बेडरूम के कोने में बैठा था। हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में अंजलि मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक, जैसे अभी बोलेगी, राघव इतना क्या देख रहे हो। लेकिन तस्वीर कभी जवाब नहीं देती। अंजलि को मरे 2 साल हो चुके थे। सब कहते थे टाइम हील्स एवरीथिंग, पर राघव जानता था कुछ चीज़ें टाइम के साथ गहरी हो जाती हैं। ये वही घर था जहाँ अंजलि और राघव ने साथ रहना शुरू किया था। हर दीवार, हर कोना अंजलि से भरा हुआ था। किचन का स्विच बंद करने के बाद भी कभी कभी लाइट जल जाती थी। बाथरूम के शीशे पर सुबह हल्की सी उंगलियों की लकीरें होती थी। राघव हर बार खुद को यही समझाता, बस दिमाग का वहम है। पर एक रात उसने क्लियरली सुना, राघव। आवाज़ धीमी थी, बिल्कुल अंजलि जैसी। राघव का शरीर सुन्न हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। समय के साथ राघव ने सीख लिया इग्नोर करना। उसने अंजलि की तस्वीरें अलमारी में बंद करके रखी, उसके कपड़े डोनेट कर दिए, उसका नाम सोचना भी कम कर दिया। और तब नेहा नाम की एक लड़की उसकी ज़िंदगी में आई। नेहा सिंपल थी, शांत, समझने वाली। उसने राघव के दर्द को कभी छेड़ा नहीं, बस चुपचाप उसके साथ रही। धीरे धीरे राघव फिर से जीने लगा। कुछ महीनों बाद नेहा उसी घर में उसके साथ ही रहने लगी, अंजलि के घर में। नेहा को पहली रात ही अजीब सी फीलिंग हुई। घर बड़ा था, पर हवा भारी लग रही थी। रात के 2 बजे नेहा की नींद खुल गई। उसे लगा जैसे कोई किचन में चल रहा हो। राघव, उसने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं। जब वो किचन तक पहुंची, सब कुछ बिल्कुल ठीक था, बस एक चीज़ अलग थी। फ्रिज पर लगा हुआ एक छोटा सा नोट, उस पर लिखा था, ये मेरा घर है। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। उस रात के बाद नेहा को अजीब सपने आने लगे। सपनों में वो खुद को शीशे के सामने खड़ा देखती, पर रिफ्लेक्शन उसका नहीं होता, रिफ्लेक्शन अंजलि का होता। और अंजलि शीशे के उस पार से कहती, तुम मेरी जगह ले रही हो। सुबह उठकर नेहा का गला सूखा होता, आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे। राघव बोलता, तुम थक गई हो बस। पर नेहा जानती थी, ये थकान नहीं थी। एक दिन नेहा ने गलती से अलमारी के पीछे छुपी एक डायरी ढूंढ ली। डायरी अंजलि की थी। उस पे लिखा था, राघव सिर्फ मेरा है, अगर मैं नहीं रही तो भी। नेहा के हाथ कांपने लगे। उसी रात नेहा ने शीशे में अपना चेहरा देखा, और एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि उसके बाल अंजलि जैसे हो गए हैं, उसकी मुस्कुराहट अंजलि जैसी लग रही है। नेहा चीखना चाह रही थी, पर आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। राघव ने भी बदलाव महसूस किया। नेहा अब वैसे बात करती थी जैसे अंजलि करती थी। वही पसंद, वही गैस का तरीका, वही खामोशी। एक रात राघव ने नेहा से पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता। नेहा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, तुम भूल गए हो,
पर मैं नहीं। उस पल राघव समझ गया, अंजलि गई नहीं, अंजलि रुक गई थी। आखिर में राघव घर के बीच खड़ा है। सामने नेहा खड़ी थी, पर उसकी आंखों में नेहा नहीं थी। वहीं पीछे शीशे में अंजलि का रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था। और आवाज आती है, प्यार कभी मरता नहीं, बस जगह बदल लेता है। लाइट बंद हो जाती है और घर फिर से शांत हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उस रात के बाद नेहा ने घर की किसी भी कोने में अकेला रहना बंद कर दिया। चाहे दिन हो या रात, उसे लगता था जैसे कोई उसे देख रहा हो। कभी कभी जब राघव ऑफिस चला जाता, घर अपने आप ज़्यादा जिंदा हो जाता। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते, फैन अचानक तेज़ हो जाता, कभी अपने आप बंद हो जाता। और सबसे ज़्यादा बेडरूम का शीशे के सामने खड़े होते ही नेहा को लगता जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो, पर जब मुड़कर देखती तो कोई नहीं होता। एक दोपहर जब बारिश हो रही थी, नेहा किचन में चाय बना रही थी। तब उसने सुना चप चप चप, जैसे गीले फर्श पर कोई नंगे पैर चल रहा हो। नेहा के हाथ कांप गए, चाय जमीन पर गिर गई। आवाज बेडरूम की तरफ से आ रही थी। धीरे धीरे वो वहां तक पहुंची। बेडरूम का दरवाजा आधा खुला था। अंदर से आवाज आई, नेहा। यह आवाज राघव की नहीं थी, यह आवाज अंजलि की भी नहीं लग रही थी। ये दोनों की बीच की आवाज थी। नेहा ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया और वही जमीन पर बैठकर रोने लगी। अगली सुबह नेहा ने अंजलि की डायरी पूरी पढ़ डाली। उसके लास्ट पेज पर लिखा था, मैं जा रही हूँ, पर राघव मुझे छोड़ नहीं पाएगा। अगर कोई और आई तो मैं उसके अंदर जीऊंगी। नेहा का दिमाग सुन्न हो गया। उसे समझ आ रहा था, ये सिर्फ आत्मा नहीं थी, ये अधूरा प्यार था, और अधूरा प्यार सबसे खतरनाक होता है। राघव भी धीरे धीरे बदलने लगा। कभी वो नेहा को अंजलि कहकर बुला देता, कभी उससे वही कपड़े पहनने कहता जो अंजलि पहनती थी। तुम पर एक कलर ज़्यादा अच्छा लगता है, वो बोलता। बिल्कुल वही लाइन जो वो अंजलि को बोला करता था। नेहा महसूस कर रही थी, राघव उसे नहीं देख रहा था, वो अंजलि को देख रहा था। एक रात बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बेडरूम का शीशा हल्का सा चमक रहा था। नेहा शीशे के पास गई। इस बार रिफ्लेक्शन उसका नहीं था, शीशे में अंजलि खड़ी थी, साफ साफ, गीले आंखों के साथ, पर चेहरे पर मुस्कान। अंजलि ने धीरे से कहा, तुम मेरी जगह पर बैठ गई हो और अब मेरी बारी है। और अगले ही पल नेहा को लगा जैसे कोई उसके अंदर घुस गया हो। उसका सांस लेना मुश्किल हो गया था। अगली सुबह राघव ने नेहा को देखा। नेहा शांत थी, बहुत ज़्यादा शांत। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। उसने राघव को देखा और कहा, तुम लेट हो गए हो। ये नेहा की आवाज़ नहीं थी। राघव का दिल डूब गया। उसने शीशे की तरफ देखा। शीशे में नेहा का रिफ्लेक्शन नहीं था, सिर्फ अंजलि थी। कुछ महीने बाद लोग कहते हैं राघव फिर से खुश है। उसके साथ एक लड़की रहती है, बिल्कुल अंजलि जैसी। वही हंसी, वही पसंद, वही नज़र और वही प्यार। उस घर के शीशे पर आज भी रात के वक्त एक लाइन उभर आती है, प्यार कभी नहीं छोड़ता।